हेलो एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सिविल पांडा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पेपर 4 फिलोसॉफी पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा कि सोक्रेटिस एक फिलोसॉफर है जिनको हम लोगों को पढ़ना है और हम लोगों ने इनसे रिलेटेड जो फर्स्ट पार्ट था उसको भी कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि सर सोक्रेटिस की अर्ली लाइफ क्या थी, उसकी डायलेक्टिक मेथड क्या थी। इससे पहले एक लेक्चर में हम लोगों ने देखा था द इनिशियल पार्ट ऑफ फिलोसॉफी, दैट मीन्स कि इंट्रोडक्शन ऑफ फिलोसॉफी क्या है सर इन टर्म्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। फिलोसॉफी का मतलब क्या होगा इन टर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट। फिलोसॉफी का या दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है, ये दो चीजें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस में। सो आज का लेक्चर फिलोसॉफी सीरीज का लेक्चर 3rd होगा और सोक्रेटिस का लेक्चर 2nd होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सर सोक्रेटिस की अर्ली लाइफ के बाद में जब सोक्रेटिस इमर्ज हो गए एज अ फिलोसोफर, तब उनकी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फिलोसॉफीज है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सर। तो उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सोक्रेटिस को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। दिस इज पार्ट फर्स्ट। क्या है सर ये हमारा, ये पार्ट फर्स्ट है, सॉरी दिस इज पार्ट 2nd। इससे पहला जो पार्ट है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो प्लीज डू विजिट डिस्क्रिप्शन लिंक ऑफ सिविल पांडा। सो पार्ट 2nd को स्टार्ट करते हुए आइए देखते हैं कि हम लोग के सोक्रेटिस की आज फर्स्ट फिलॉसफी क्या होने वाली है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस। क्या डिस्कस करना है हम लोगों को, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है। सो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर एपिस्टेमोलॉजी इज नथिंग बट जस्ट अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी, जिसमें हम लोग देखते हैं या रिसर्च करते हैं, पढ़ते समझते हैं अबाउट नॉलेज। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस, तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कुछ और नहीं बट फिलोसॉफी ऑफ नॉलेज पूछा जा रहा है कि सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या था। तो ध्यान रखिएगा, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस देखा जाए तो मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर में कहा था द लाइफ ऑफ सोक्रेटिस इज हिज फिलोसॉफी एंड ही इज द मैन हु इज द फॉन्ड ऑफ नॉलेज। कि सोक्रेटिस ने अपनी लाइफ अल्टीमेटली डेडिकेट कर दी थी टुवर्ड्स फिलोसॉफी, जिसमें उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बचा था नॉलेज कैसे गेन करना है और कैसे उस नॉलेज के थ्रू हम लोग ह्यूमन लाइफ को बेटर कर सकते हैं। सो उसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी सोक्रेटिस की विच इज कॉल्ड और नोन एज द फिलोसॉफी ऑफ नॉलेज। सो आइए देखते हैं हम लोग कि सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है। तो देखिए, सोक्रेटिस फिलोसॉफी ऑफ नॉलेज कैन बी सीन इन द प्लेटोज रिपब्लिक। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि सोक्रेटिस ने कोई भी ऐसा अपना लिटरेरी वर्क नहीं किया है, दैट मीन्स कोई बुक नहीं लिखी है सर, कोई ऐसा सोक्रेटिस का लिटरेचर नहीं है जिसमें सोक्रेटिस से रिलेटेड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास में हम उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हम लोग को पता चलती है किसके थ्रू पता चलती है, तो उनके डिसाइपल के थ्रू। एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डिसाइपल ऑफ हिम इज प्लेटो। प्लेटो कौन थे उसके, उनके स्टूडेंट थे प्लेटो, और प्लेटो की एक बहुत फेमस बुक है द रिपब्लिक। द रिपब्लिक में ही हम लोगों को सोक्रेटिस के थॉट पता चलते हैं अबाउट नॉलेज। तो फिलोसॉफी ऑफ नॉलेज कहां देखने को मिलती है हम लोगों को, प्लेटो के द रिपब्लिक में। नाउ अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस द ट्रू नॉलेज इज द नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट व्हिच इज विद इन अस। नाउ देखिए, अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि सोक्रेटिस कहते हैं कि नॉलेज एक ऐसी चीज है ना जिसको आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। द रियल नॉलेज और द ट्रू नॉलेज इज विद इन अस। जो नॉलेज होता है हम लोगों के अंदर ही आता है। यदि हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, इंडियन फिलोसॉफी में कहा जाता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। क्या मतलब है सर इसका, कि हमारे शरीर में ही क्या है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, पूरे यूनिवर्स का नॉलेज कहाँ है, हमारे शरीर में ही है। तो सोक्रेटिस भी कहीं ना कहीं उसी बात को एड्रेस कर रहे हैं दैट द रियल नॉलेज इज विद इन अस। ज्ञान को हमें कहीं बाहर जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जो ज्ञान छुपा हुआ है उसको हमें क्या करना है, अपने अंदर से ही बाहर निकालना है। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया उस दिन आपने इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का नॉलेज प्राप्त कर लिया। सो देखिए, अब वी कैन ड्रॉन इट आउट थ्रू डायलेक्टिक मेथड। सोक्रेटिस कहते हैं कि जो रियल नॉलेज है वो हमारे अंदर होता है, बट कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आके आपको बता दे या सिखा दे कि वो नॉलेज जो है ये नॉलेज है और ये आपके
अंदर में है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉन इट आउट, हमें उस ज्ञान को, उस नॉलेज को अपने अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा। बट हाउ सर, कैसे हम उस नॉलेज को बाहर निकाल सकते हैं? तो सोक्रेटिस यहाँ पर कहते हैं थ्रू डायलेक्टिकल मेथड, और हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सोक्रेटिस की डायलेक्टिकल मेथड को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अकॉर्डिंगली क्या होता है, तो सोक्रेटिस देखिए, सोक्रेटिस की एक बहुत बड़ी आदत थी क्वेश्चनिंग की, और वो अगोरा में जाते थे एथेंस के मार्केट में, और वहां जाकर के क्या करते थे, वहां जाकर के सोफिस्ट से या कोई भी नॉलेजेबल पर्सन जो होता था उससे क्वेश्चन आंसर करते थे। और उस क्वेश्चन आंसर मेथड को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सर डायलेक्टिकल मेथड ऑफ सोक्रेटिस के नाम से जानते हैं। अब उस नॉलेज के थ्रू या उन क्वेश्चन आंसर के थ्रू सोक्रेटिस क्या करते थे, अपने अंदर का जो नॉलेज है उस छिपे हुए नॉलेज को सोक्रेटिस बाहर निकालते थे। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है, सपोज करो कि हाउ कैन वी ड्रॉन आउट द नॉलेज व्हिच इज विद इन अस, तो किस प्रोसेस के थ्रू आपको बाहर निकालना है, थ्रू डायलेक्टिकल मेथड ऑफ सोक्रेटिस। नाउ देखिए नेक्स्ट लाइन क्या है, द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज यूनिवर्सल। अब ध्यान से देखिएगा, यदि आपको 2 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में लिखने के लिए, व्हाट इज नॉलेज फॉर सोक्रेटिस, तो आपको सिंपली लिख देना है, द नॉलेज फॉर सोक्रेटिस इज द नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज यूनिवर्सल, अनचेंजेबल एंड इटर्नल। नाउ देखिए, यदि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास देखी है हमारी, तो आपको पता होगा कि सर सोक्रेटिस स्टार्टेड हिज फिलॉसफी बाय चैलेंजिंग सोफिस्ट्स वर्ल्ड व्यू। सोक्रेटिस ने सोफिस्ट को चैलेंज करके ही अपनी फिलोसॉफी को स्टार्ट किया था। सो ऑब्वियस सी बात है सर, सोफिस्ट की जो फिलोसॉफी थी वे कहते थे कि द रियल नॉलेज इज चेंजेबल, मतलब जो नॉलेज होता है वो क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। नॉलेज इज रिलेटिव, नॉलेज जो होता है वो रिलेटिव होता है, दैट मीन्स पर्सन टू पर्सन क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है। पर सोक्रेटिस कहते हैं रुको जरा, सब्र करो, नॉलेज इज यूनिवर्सल, नॉलेज यूनिवर्सल होता है, सबके लिए एक जैसा होता है, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम नॉलेज कभी चेंज नहीं होता है ना। अनचेंजेबल, यूनिवर्सल है, दैट मीन्स वो कभी चेंज होगा ही नहीं। इटर्नल मतलब जैसा है वैसा ही हमेशा रहेगा ना। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सोक्रेटिस ने ये बता दिया कि नॉलेज और द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज यूनिवर्सल, अनचेंजेबल एंड इटर्नल। द नॉलेज फॉर सोक्रेटिस इज द नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स। बट सर ये कॉन्सेप्ट होते क्या है, तो देखिए अब आपको समझना है कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। नॉलेज बेसिकली 2 तरह का होता है। द वेरी फर्स्ट नॉलेज इज इंपिरिकल नॉलेज एंड द सेकंड वन इज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अब सर इंपिरिकल नॉलेज क्या, तो इंपिरिकल नॉलेज इज नथिंग बट जस्ट द फैक्ट्स, जिन फैक्ट्स को हम लोग कलेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उस नॉलेज को हम लोग बोलते हैं इंपिरिकल नॉलेज और फैक्चुअल नॉलेज। बट सोक्रेटिस रियल नॉलेज और यूनिवर्सल नॉलेज किस चीज को मान रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को। दैट मीन्स फॉर सोक्रेटिस द नॉलेज इज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड द कॉन्सेप्ट्स आर नथिंग बट द आइडियाज। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है, देखिए आपने सुना होगा कि ये एक मूवी बन रही है मार्वल की, उसका एक कॉन्सेप्ट आर्ट बनाया गया है कि किस कैरेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करना है। सो ऑब्वियस सी बात है, जब भी आप लोग कोई प्लानिंग करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन होने से पहले क्या होता है, हम लोग उसका एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में डेवलप करते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट पे चल के हम लोग उस काम को, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। सोक्रेटिस क्या कह रहे थे कि वही जो नॉलेज ऑफ आइडिया है, जो कि आपके दिमाग में है, आपके मन के भीतर है, वही नॉलेज क्या है, रियल नॉलेज है, और उसी नॉलेज को आपको डायलेक्टिकल मेथड के थ्रू बाहर निकालना है। आगे सोक्रेटिस कहते हैं कि देखिए अब यहां पर एक चेयर के एग्जांपल के थ्रू इसको समझ के देखते हैं हम लोग। नाउ देखिए, दिस इज चेयर ए सर एंड दिस इज चेयर बी। अब दोनों ही चेयर आप लोग देख पा रहे हैं। तो अब देखिएगा, एक तो फैक्चुअल नॉलेज क्या हो जाएगा सर इस चेयर के रिगार्डिंग कि सर ये जो चेयर है ये वुडन चेयर है, सर ये जो चेयर है ये इसमें थोड़ा सा फोम लगा हुआ है, सर ये पूरी कंप्लीट वुडन चेयर है, सर इसका डिजाइन डिफरेंट है सर, और इसका डिजाइन इस चेयर से क्या है सर, डिफरेंट है। ऐसे ही यदि मैं पूरे वर्ल्ड में से टॉप 100 चेयर्स निकाल के आपके सामने रख दूं, तो वो क्या हो गया, उन चेयर से रिलेटेड देखिएगा आप, तो एम्पिरिकल नॉलेज क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। व्हाट इट मीन्स सर, सो देखिए हो सकता है उन 100 चेयर्स का जो मटेरियल है वो मटेरियल क्या हो, अलग हो, उनका साइज अलग हो, उनका शेप अलग हो, उनका
कलर अलग हो, तो ये क्या हो जाता है, दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल नॉलेज, कि कोई किसी भी मटेरियल का क्या बना सकता है, चेयर बना सकता है। और सोक्रेटिस कहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को देखकर ही उसको चेयर कहेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए किसी स्टोन रॉक पर बैठा हुआ है, तो उस रॉक पर बैठा हुआ है और आप उसे कहें कि ये बंदा चेयर पर बैठा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल। अब जब आपके सामने चेयर की शेप का कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट लाकर रखा जाएगा, तभी आप उसे क्या कहेंगे कि हाँ सर ये क्या है, चेयर है। नाउ अब एक बार फिर से इसको ध्यान से देखिएगा, ये भी चेयर है सर, ये भी चेयर है सर, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ चेयर क्या है, जो दुनिया की सारी ही चेयर्स को क्या करता है, एक बनाता है। और कोई बंदा यदि दुनिया की इन सारी चेयर्स को वन बाय वन डिस्ट्रॉय भी कर दे, तो भी हम लोगों के दिमाग में, मन में कॉन्सेप्ट ऑफ चेयर, आइडिया ऑफ चेयर तो है ही, और उस चेयर के आइडिया को कभी भी कोई बंदा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। वो कैसा रहेगा, वो यूनिवर्सल रहेगा। आप ऐसा नहीं होगा कि जापान में जाके यदि आप बेंच पे बैठते हैं तो उससे कहते हैं कि ये बंदा चेयर पर बैठा हुआ है, यूएसए में जाके यदि आप पत्थर पे बैठे हुए तो आपको कहेंगे कि आप चेयर पर बैठे हुए। व्हाट इट मीन्स, तो कॉन्सेप्ट और आइडिया ऑफ चेयर जो होगा वो यूनिवर्सल होगा। जापान चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, आप यूएसए चले जाइए, ब्राजील चले जाइए, सारी ही जगह पर चेयर का क्या होगा, एक यूनिवर्सल आइडिया होगा, और वो आइडिया अनचेंजेबल होगा, वो आइडिया यूनिवर्सल होगा। दैट इज व्हाई सोक्रेटिस क्या कह रहे हैं कि भाई जो नॉलेज होता है वो तो अनचेंजेबल होता है। चेयर का जो कॉन्सेप्ट हमारे मन में है, हमारे दिमाग में, वही यूएसए का कोई बंदा है उसके भी दिमाग में चेयर का वही आइडिया होगा। दैट इज व्हाई हम लोगों को देख रहा है कि सर जो आइडियाज होते हैं ना, वही सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग क्या है, यूनिवर्सल नॉलेज है, और रियल नॉलेज है, ट्रू नॉलेज है सर। क्यों, क्योंकि एक कोई भी इंडिविजुअल दुनिया की सारी ही चेयर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट वो उस चेयर के आइडिया को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है सर। तो आपको ध्यान रखना है कि सर सोक्रेटिस के लिए रियल नॉलेज क्या है, नॉलेज ऑफ आइडियाज आर द रियल नॉलेज फॉर सोक्रेटिस। और आइडियाज ही क्या है सर, आइडियाज आर इक्विवेलेंट टू कॉन्सेप्ट ऑफ सोक्रेटिस। ध्यान रखना है, आइडिया का इसका जो कॉन्सेप्ट वही क्या है, इसके लिए नॉलेज है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट सेज कि he said that one can destroy, देखिए उस पॉइंट पर आ गए हम लोग कि कोई भी डिस्ट्रॉय कर सकता है ऑल द चेयर्स इन द वर्ल्ड, दुनिया की सभी चेयर्स को क्या कर सकता है सर, डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट कैन नेवर, बट वो कभी भी कैन नेवर डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ द चेयर। और ये जो आइडिया है यही क्या है इसके लिए, कॉन्सेप्ट ऑफ चेयर। ध्यान रखिएगा, सोक्रेटिस से रिलेटेड यदि आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज नॉलेज फॉर सोक्रेटिस, तो आपको क्या लिखना है सर, द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज द रियल नॉलेज फॉर सोक्रेटिस एंड द कॉन्सेप्ट्स आर यूनिवर्सल, अनचेंजेबल एंड इटर्नल। वो जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे होंगे, यूनिवर्सल होंगे, इटर्नल होंगे, अनचेंजेबल होंगे, जो रिलेटिव नहीं होंगे कभी भी कि सर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या हो जाए, चेंज हो जाए। कि अमेरिका में गए आप, वहां पर टेबल को क्या कहा जाता है सर, चेयर कहा जाता है। आप यदि जापान में गए तो सर वहां पर सोफा को चेयर कहा जाता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। चेयर का जो एक कॉन्सेप्ट है दैट सर, चेयर जो होती है उसका पर्पस होता है सिटिंग, हम लोग बैठने के लिए उस चेयर को बनाते हैं। दूसरा सर उसमें 4 लेग्स होती है सर चेयर में, देखिएगा उसमें सर बैठने के लिए पर्टिकुलर स्पेस होता है सर जिस पे आप बैठ सके। उसमें सर पीछे टिकने के लिए एक कुछ ऐसा बना दिया जाता है जिस पर आप पीछे क्या कर सके, टिक सके उसके ऊपर में। तो ये क्या होता है, एक आइडिया ऑफ चेयर है। अब मान लीजिए किसी ने दुनिया की सारी चेयर्स को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, बट वो कभी भी चेयर के आइडिया को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। जैसे सारी चेयर दुनिया की डिस्ट्रॉय हो गई, हमारे दिमाग में उस चेयर का क्या है, आइडिया है, हमने क्या कर लिया, एक नया चेयर और बना लिया कल जाके। सो होप कि आप लोगों को सोक्रेटिस की फिलोसॉफी ऑफ नॉलेज समझ में आई होगी। अब एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस में जाइएगा तो इसको और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग। सपोज कीजिए आपको एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस आ जाता है 20 मार्क्स में लिखने के लिए, फिर बहुत शॉर्टकट में आपको समझाना है द फिलोसॉफी ऑफ नॉलेज ऑफ सोक्रेटिस। उसके बाद में आपको मेंशन करना है सोक्रेटिस से नॉलेज के रिगार्डिंग जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स क्या है सर। सो लेट्स सी अनदर कॉन्सेप्ट्स आर, देखिए अब सोक्रेटिस का एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है एंड द कॉन्सेप्ट इज नोन एज नॉलेज इज वर्च्यू। जो ज्ञान है वही क्या है, सद्गुण है। नॉलेज ही क्या है हमारे लिए, वर्च्यू है। तो सोक्रेटिस कहते हैं, अब सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन आपको 5 मार्कर में पूछा जाता है, या एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस आपको
20 मार्कर में पूछा जाता है। तो एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस में तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप क्या करेंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। बट वर्चुअस नॉलेज आ गया सर डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्कस करने के लिए 5 मार्कर में, 2 मार्कर में, तो आपको एज इट इज ये सारी चीजें कॉपी पेस्ट कर देनी है। नाउ देखिए, नॉलेज इज वर्च्यू। वर्च्यू कैन बी डिफाइंड एज द मोरल कैरेक्टर ऑफ द पर्सन। वर्च्यूज क्या होते हैं सर? वर्च्यूज आर ऑल अबाउट द मोरल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। वर्च्यूज जो होते हैं आपको अच्छा और बुरा दोनों में डिफरेंशिएट करना सिखाते हैं कि ये काम करना अच्छा है और ये काम करना बुरा है। उन्हीं वो जो कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बेसिस पर हम लोग अच्छे और बुरे में डिफरेंसेस कर पाते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को सोक्रेटिस ने क्या कहा है सर? उसी कॉन्सेप्ट को सोक्रेटिस ने कहा है वर्च्यू, बिकॉज ही सेज कि वर्च्यू कैन बी डिफाइंड एज द मोरल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल। आपको पता है ट्रुथफुलनेस एंड सेइंग लाई दोनों ही एक्शन है सर, बस इसमें से वर्चुअस एक्शन क्या होगा? ट्रुथफुलनेस। यदि आप सत्यवादी है, यदि आप हमेशा सही बोलते हैं तो आप क्या है? वर्चुअस पर्सनालिटी है। आगे सोक्रेटिस कहते हैं द पर्सन कैरिंग आउट एन एक्शन, जो बंदा एक्शन लेने वाला है उसके अंदर क्या है? उसका मोरल कैरेक्टर इज वर्च्यू फॉर सोक्रेटिस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एथिकल ड्यूटीज और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पर्टिकुलर एक्शन। देखिए, उस बंदे का जो भी एक्शन है या जो भी एक्शन वो बंदा करने वाला है उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसकी ड्यूटी क्या है, इन सब के बियॉन्ड जाकर यदि कोई बंदा अपने मोरल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बिहेव करता है तो उसके एक्शन को कहा जाता है वर्चुअस एक्शन। और उसी बिहेवियर के लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है उसी को सोक्रेटिस कहते हैं सर वर्च्यू। वर्च्यू इज द हाईएस्ट एम एंड ग्रेटेस्ट गुड वन हैज टू सीक इन हिज लाइफ। सोक्रेटिस आगे कहते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का जो हाईएस्ट एम होगा, जो उसका हाईएस्ट पर्पस होगा, जो चीज उसके जीवन में अपनी लाइफ में अचीव करनी है, वो क्या होगा? वर्च्यू होगा सर। किसी भी इंडिविजुअल का हाईएस्ट एम क्या होना चाहिए? उसका पर्पस होना चाहिए कैसे इन वर्च्यूज को अचीव किया जाए, कैसे इस बात को सीखा जाए कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात बुरी है। क्योंकि देखिए सोक्रेटिस आगे कहते हैं कि बिलीव दैट नो पर्सन कुड विलिंगली चूज टू डू समथिंग हार्मफुल or negative if they were fully aware of the value of life। सोक्रेटिस यहाँ पर बहुत प्यारी बात कहते हैं। सोक्रेटिस कहते हैं कोई भी इंडिविजुअल जानबूझकर कोई गलत काम या किसी को हार्म पहुंचाने वाला काम नहीं करता है। कोई बंदा यदि सपोज कीजिए आई एम अ थीफ, मैं एक चोर हूं, तो मैं चोरी कर रहा हूं बिकॉज आई एम नॉट अवेयर कि सर चोरी करना इज रॉन्ग, चोरी करना इज अ बैड थिंग, मुझे ये आइडिया ही नहीं है। दैट इज वाई अनविलिंगली, क्या सर? मतलब उसकी कोई विल नहीं है, कोई इच्छा नहीं है चोरी करने की, बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। दैट इज वाई मैं क्या कर रहा हूँ? मैं चोरी कर रहा हूँ। दैट इज वाई मैं ऐसे एक्शंस लेता हूँ जिनकी वजह से दूसरों को हार्म होता है, दूसरों को परेशानी होती है। तो जिस दिन आपको इस वर्च्यू का, इस बात का नॉलेज हो गया कि ये काम करना इज गुड एंड दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्शंस आर बैड, उस दिन से आप जस्ट बिहेव करना, गुड बिहेव करना या अच्छा बिहेव करना, अपने एथिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बिहेव करना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। तो आप यदि बुरा बिहेव कर रहे हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या चीज है कि आप अभी तक अवेयर नहीं है कि जो काम आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हिम सोक्रेटिस आगे कहते हैं वर्च्यू इज टीचेबल। वर्च्यू जो होते हैं वो सिखाए जा सकते हैं। आप किसी को सिखा सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड दैट ह्यूमंस कैन लर्न मोरालिटी जस्ट एज दे कैन लर्न एनी अदर सब्जेक्ट्स। जैसे हम लोग हिस्ट्री सीखते हैं, जैसे हम लोग पॉलिटिक्स सीखते हैं, जैसे हम लोग इकोनॉमी सीखते हैं, वैसे ही वर्च्यूज जो होते हैं वो टीचेबल होते हैं, वो पढ़ाए और समझाए जा सकते हैं। तो यदि आपको लगता है कि मैंने ये इस तरह का एक्शन करता हूँ सर, वो एक्शन जो है वो गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप उस सही एक्शन को सीख सकते हैं जिसकी वजह से आपके जो एक्शन है, आपका जो बिहेवियर है वो कैसा हो जाए? मोरल हो जाए। तो मोरल बिहेवियर को क्या किया जा सकता है? समझाया जा सकता है। आगे देखिएगा, विद वर्च्यू वन कैन लिव हिज लाइफ इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। सोक्रेटिस आगे कहते हैं कि जिस दिन आपने डिफरेंशिएट करना सीख लिया कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उस दिन आपकी जो लाइफ होगी वो वर्चुअस लाइफ हो जाएगी। उस दिन आपकी जो लाइफ होगी वो एक बेस्ट पॉसिबल मैनर जो होता है
जो कि एक एथिकल लाइफ होती है सर, उसको जीना आप सीख जाएंगे। और उसके लिए जो प्राइमरी कंडीशन है सोक्रेटिस कहते हैं कि आपको वर्च्यूज का नॉलेज होना चाहिए, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कौन सा एक्शन सही है, कौन सा एक्शन गलत है। कमिंग टू द नेक्स्ट, तो देखिए वर्च्यू इज नॉलेज एंड नॉलेज इज वर्च्यू, दोनों ही सेंटेंसेस को आपको ध्यान रखना है, एज इट इज एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है प्रीवियसली कई सारे एग्जाम में, है ना। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोक्रेटिस देखते हैं हम लोग, क्या है सर। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोक्रेटिस इज एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। व्हाट इट मीन्स सर? सो देखिए हम लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लास में देखा है कि सर सोक्रेटिस जो थे वो कहते थे आई एम नॉट हियर टू जस्ट फीड माई बेली, मैं यहाँ पर जस्ट पेट भरने के लिए नहीं आया हूँ, मैं किस बात के लिए आया हूँ, आई एम हियर फॉर द क्वेश्चनिंग, मैं क्वेश्चंस करूंगा बिकॉज आई हैव द कैपेसिटी ऑफ रीजनिंग, मेरे अंदर रीजनिंग की क्या कैपेसिटी है, पावर है। तो जो स्पेसिफिक पावर है उसका यूज करके मैं अपने अच्छे बुरे कंडक्ट्स को, मैं सही और गलत को, जस्ट और अनजस्ट को क्या करूंगा, एग्जामिन करूंगा। दैट इज व्हाई सोक्रेटिस का एक बहुत फेमस कोट है कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, जिस लाइफ को एग्जामिन नहीं किया गया इसे लाइफ जीने से अच्छा है कि आप जिंदा ही ना रहो। तो देखिए और सोक्रेटिस ने क्या किया था, सोक्रेटिस ने उसी क्वेश्चनिंग के लिए, उसी एग्जामिनेशन ऑफ लाइफ के लिए अपने आप को क्या कर दिया था, सैक्रिफाइस कर दिया था। तो ऐसे जीने से मृत्यु अच्छी है, ये कहते हुए सोक्रेटिस ने क्या किया था, जो हेमलॉक था उसको पी लिया था। नाउ आइए अब देखते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस नॉर्मल और एथिकल लाइफ इज गुड लाइफ, दैट मींस वर्चुअस लाइफ क्या होगी सर, गुड लाइफ होगी। एंड इन ऑर्डर टू लिव अ गुड लाइफ इट इज नेसेसरी टू एग्जामिन वंस लाइफ। अब आपका जो प्राइमरी पर्पस है क्या है सर, एक अच्छी लाइफ जीना, जस्ट लीव लाइफ इन अ गुड मैनर, बट इन ऑर्डर टू लिव अ गुड लाइफ, ठीक है, और इन ऑर्डर टू लिव अ वर्चुअस लाइफ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फॉलो द वर्च्यूज। ठीक है, हम लोगों ने देखा है प्रीवियस क्लास में कि एक अच्छी लाइफ कैसी होती है सर, वर्चुअस लाइफ होती है। सो इन वर्च्यूज को फुलफिल करने के लिए आपको अपनी लाइफ को, अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ वर्चुअस हो सकती है। नाउ ही सेज द कोट बाय सोक्रेटिस, अब इस कोट में सोक्रेटिस क्या कहना चाह रहे हैं, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन इन लीडिंग अ मीनिंगफुल लाइफ। अगेन कि आपको अच्छी लाइफ जीना है तो वो विदाउट इंट्रोस्पेक्शन पॉसिबल नहीं है, आपको खुद को, आपको दूसरों के विचारों को हमेशा क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा। जब तक आप उन लाइफ को, उन कॉन्सेप्ट्स को एग्जामिन नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ एक गुड लाइफ, एक जस्टिस लाइफ नहीं हो सकती है ना। इन द अब्सेंस ऑफ क्रिटिकल सेल्फ एग्जामिनेशन, ठीक है, one may not realize their true potential or understand their flaws and limitations। देखिए यहां पर सोक्रेटिस क्या कह रहे हैं कि जब तक आपकी लाइफ में अब्सेंस होगा क्रिटिकल सेल्फ एग्जामिनेशन का, जब तक आप क्रिटिकली अपने आप को एग्जामिन नहीं करोगे तब तक क्या नहीं हो सकता, यू मे नॉट रियलाइज दैट व्हाट इज योर ट्रू पोटेंशियल, आपका पोटेंशियल क्या है, आपके लिमिटेशंस क्या है, वो सब आपको पता नहीं चलेगी। तो आपको यदि अपनी ट्रू वैल्यू, ट्रू पोटेंशियल पहचानना है, दैट इज व्हाई यू हैव टू एग्जामिन योर लाइफ। आपको क्वेश्चंस पूछने ही पड़ेंगे, आपको अपने बिलीफ को, आपको दूसरों के बिलीफ को, आपको रॉन्ग डूइंग्स को, आपको दूसरों के थॉट को अल्टीमेटली एग्जामिन करना ही पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस पूछना ही पड़ेगा, है ना। नाउ इन द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन वन कम्स टू नो, अब इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस से होता क्या है सर, तो सोक्रेटिस कहते हैं द गुड एंड द बैड एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ विदाउट इन unexamined life is the person is like an animal who is not attempting to reform himself। देखिए हम में और जानवरों में डिफरेंस क्या है, they do not examine their life, बट इंसान के पास में रीजनिंग पावर है, इंसान के पास में रैशनैलिटी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उस टेम्परामेंट के थ्रू हम लोगों को क्या करना है, अपनी लाइफ को एग्जामिन करना है, तभी तो आप अपनी लाइफ के गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स को क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे। इन केस यू डोंट एग्जामिन योर लाइफ दैट मीन्स कि किसी एनिमल में और आप में किसी तरह का कोई डिफरेंस बचेगा ही नहीं। सो आपको यदि एक वर्चुअस लाइफ जीनी है, आपको यदि एक बेस्ट पॉसिबल मैनर में अपनी लाइफ जीनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको अपनी लाइफ को एग्जामिन करना ही पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस पूछने ही पड़ेंगे, तभी जाकर आपकी लाइफ जो होगी वो वर्चुअस लाइफ हो सकती है सर। हेंस ही सेड एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। देखिए अब इन केस आपको 5 मार्कर में ये क्वेश्चन आता है तो एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, और 2 मार्कर में प्रीवियसली ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में, तो इसमें से 2 से 3 लाइन आप अपने टेम्परामेंट के हिसाब से चूज करके एज इट इज कॉपी पेस्ट एग्जाम में कर सकते हैं। और इन केस 5 मार्कर क्वेश्चन आता है तो फिर तो 5 to 6 लाइंस में आंसर लिखना है, तो ये सारी चीजें आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोक्रेटिस देखते हैं हम लोग। तो सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोक्रेटिस क्या है? देखिए सोक्रेटिस हमेशा एम्फेसिस करते हैं यूनिटी ऑफ नॉलेज के ऊपर। अब ये यूनिटी ऑफ नॉलेज और वी कैन से यूनिटी ऑफ वर्च्यू, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस अभी स्लाइड में देखा कि सोक्रेटिस के लिए वर्च्यूज आर नॉलेज। वर्च्यू क्या है सर? या वर्च्यू इज नॉलेज। वर्च्यू ही क्या है? वर्च्यू को ही सोक्रेटिस इक्विवेलेंट मानते हैं नॉलेज के। दैट मीन्स आपके यदि नॉलेज है अच्छे और बुरे का तो आपकी लाइफ कैसी हो सकती है? वर्चुअस हो सकती है। तो अब हमको देखना है यूनिटी ऑफ वर्च्यू का कॉन्सेप्ट क्या है सर सोक्रेटिस का। सो सोक्रेटिस सेज दैट नॉलेज इज वर्च्यू। नॉलेज क्या है सर? वर्च्यू है, या वर्च्यू इज नॉलेज सर। नॉलेज वर्च्यू या वर्च्यू नॉलेज है। द ब्रॉड मीनिंग ऑफ नॉलेज इज टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जस्ट एंड अनजस्ट। एक जो यदि हम लोग बहुत ब्रॉड मीनिंग देखें सर वर्च्यू का, तो वर्च्यू इज नथिंग बट जस्ट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आपको जस्ट डिफरेंस करना है कि क्या सही है और क्या गलत है, इस बात का नॉलेज क्या है? वर्च्यू है सर। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम नॉलेज इज द ओनली वर्च्यू। क्या कहते हैं सोक्रेटिस आगे? कि नॉलेज इज द ओनली वर्च्यू एंड द अदर वर्च्यूज लाइक विजडम, जस्टिस, करेज, ऑनेस्टी आर अंडर द गाइडेंस ऑफ नॉलेज। जितने भी सारे के सारे वर्च्यूज हैं वो अल्टीमेटली किसके गाइडेंस में काम करते हैं? दे वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ नॉलेज। मान लीजिए किसी इंडिविजुअल को या किसी पर्सन को ऑनेस्टी का मतलब ही नहीं पता है और वो सर डिसऑनेस्ट बिहेव करता है या वो करप्शन करता है, सो ऑब्वियस सी बात है इसमें उसकी गलती नहीं है। उसको ऑनेस्ट बिहेव करने के लिए आइडिया होना चाहिए व्हाट टाइप ऑफ एक्शंस आर ऑनेस्ट एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्शंस आर डिसऑनेस्ट। इसका उसको क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। दैट इज सोक्रेटिस क्या बोले कि जितने भी वर्च्यूज होते हैं दे आर अंडर द गाइडेंस ऑफ नॉलेज। सब वो सब के सब किसके गाइडेंस में काम करेंगे? नॉलेज के गाइडेंस में काम करेंगे। आगे कह रहे हैं सोक्रेटिस द अदर वर्च्यूज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। जितने भी वर्च्यूज है सर वो सब के सब इंडिविजुअली कुछ नहीं है, वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नॉलेज है अल्टीमेटली। दैट मीन्स यदि आप नॉलेजेबल हैं तो आपको पता है कि आप कैसे विजडम का यूज करेंगे, आपको पता है आप कैसे जस्ट बिहेव करेंगे, आप अपने करेज का यूज कैसे करेंगे, आप कैसे ऑनेस्ट बिहेव करेंगे। कब पता होगा? जब आपको नॉलेज होगा। एंड इट इज द फंडामेंटल बिजनेस ऑफ ऑल अदर वर्च्यूज। दैट इज वाई, अब देखिए, दैट इज वाई ही एम्फेसिस ऑन यूनिटी ऑफ नॉलेज। देखिए जितने भी नॉलेज है अल्टीमेटली, या जितने भी वर्च्यूज है दे आर अल्टीमेटली द फॉर्म ऑफ नॉलेज। सारे के सारे वर्च्यूज सर नॉलेज के डिफरेंट फॉर्म्स हैं और उन वर्च्यूज को अल्टीमेटली फंक्शन करना है अंडर द गाइडेंस ऑफ नॉलेज। किसके गाइडेंस में काम करेंगे सर? वो नॉलेज के गाइडेंस में काम करेंगे। सो ऑब्वियसली सोक्रेटिस क्या करते हैं? बेसिकली एम्फेसिस करते हैं, एम्फेसिस ऑन यूनिटी ऑफ नॉलेज, कि जितने भी नॉलेज है ऑल द नॉलेज आर सेम। सारे के सारे क्या है? इक्वल है, तभी तो उनमें एकता हो पाएगी, तभी तो वो एक हो पाएंगे। दैट मीन्स सोक्रेटिस के लिए नॉलेज क्या है? एक है। वर्च्यू ही क्या है सर? सद्गुण है। वर्च्यू ही क्या है? ज्ञान है सब ना। अब देखिए फंडामेंटल बिजनेस मतलब क्या? कि सबका जो बेसिक बिजनेस क्या है वो नॉलेज के गाइडेंस में काम करना है सर। अब देखिए, अब हमने देख लिया अभी तक एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इससे पहले हम लोगों ने देखा एपिस्टेमोलॉजी ऑफ सोक्रेटिस या फिर फिलोसॉफी ऑफ नॉलेज। उसके बाद में सर यूनिटी ऑफ वर्च्यू। इससे पहले हम लोगों ने नॉलेज इज वर्च्यू भी देख लिया। बहुत छोटे छोटे कोट है ये सोक्रेटिस के,
जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझकर याद करने की कोशिश कीजिए कि एग्जाम में यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एज इट इज आप चीजों को कॉपी पेस्ट कर सकें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है ऐसा। सो सोक्रेटिस व्यू ऑन डेमोक्रेसी। देखिए सोक्रेटिस के बारे में कहा जाता है कि सोक्रेटिस इज द मैन जो डेमोक्रेसी से हेट करते थे, जस्ट हेटेड डेमोक्रेसी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी ये बात झूठ है, ये अभी भी डिबेटेबल इश्यू है कि सोक्रेटिस लिटरली डेमोक्रेसी से हेट करते थे या नहीं करते थे। बट उन्हें डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग सोक्रेटिस के क्या व्यूज है ये हम लोगों को देखना है। सो लेट्स सी। अब देखिए सोक्रेटिस कहते हैं वी नीड स्पेशलिस्ट फॉर एवरीथिंग, देन व्हाई नॉट फॉर रूलिंग द स्टेट। देखिए सोक्रेटिस बहुत प्यारा विचार देते हैं यहाँ पर, और इसको आप लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उसके क्रिटिसिज्म में पढ़ते होंगे कि गुरु वी नीड स्पेशलाइजेशन इन एवरी फील्ड। हम यदि हमें छोटा से छोटा काम करवाना होता है, सपोज कीजिए कि आपको हेयर कट करवाना है, हेयर कट करवाने के लिए आप बार्बर के पास ही जाएंगे। आप ऐसा तो नहीं होगा किसी डॉक्टर के पास जाएंगे कि भाई आप लीजिए, आप वैसे भी काटने पिटने का काम करते लोगों का, या आप किसी बूचर के पास चले गए भाई आप वैसे भी कटाई का काम करते हैं तो मेरे बाल भी काट दीजिए उन्हीं औजारों से या उन्हीं हथियारों से। ऐसा तो नहीं होता है। मान लीजिए आपको यदि आंख में प्रॉब्लम है तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप किसी पैर के डॉक्टर के पास चले गए। दैट मीन्स कहना क्या चाहते हैं सोक्रेटिस कि हम लोग हर काम में स्पेशलाइजेशन देखते हैं। देन व्हाई डोंट इन रूलिंग द स्टेट। फिर स्टेट को रूल करने में ऐसा क्यों नहीं होता कि भाई हम किसी स्पेशलिस्ट को काम दें कि वो स्टेट को प्रॉपरली गवर्न करें, ये नहीं होता है। तो सोक्रेटिस इनिशियली कहते हैं कि भाई स्टेट को रूल करना भी किसी स्पेशलिस्ट का वर्क होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बंदा है और वो जाकर किसी सुप्रीम पावर को कैप्चर कर ले, सुप्रीम पावर उसके हाथ में हो, उस पावर को होल्ड करता हो, उस पावर को होल्ड करते हुए क्या करे, स्टेट को रूल करे। अब उसको पता ही नहीं है कि स्टेट को कैसे रूल करना है। भाई जितने अच्छे से आपके कपड़े को स्टिच करने वाला बंदा स्टिचिंग कर पाएगा, अब वही काम स्टिचिंग का काम डॉक्टर भी करते हैं। तो क्या आप अपना कपड़ा लेकर के, फटा पुराना कपड़ा लेकर डॉक्टर के पास जाइए कि साहब इस पे स्टिचिंग कर दीजिएगा? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज वी नो कि जो स्पेशलिस्ट होता है वो स्पेशलिस्ट अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो स्टेट की गवर्नमेंटशिप में या गवर्नशिप में भी हमको किस चीज की जरूरत है? स्पेशलाइजेशन की। नाउ ही कंसिडर डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट बाय क्राउड। देखिए कुछ हद तक बात सही है, पार्टिसिपेशन ऑफ क्राउड कहे तो बात तब तक सही होती है। बट यदि आप कहते हैं कि सर स्टेट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय क्राउड, भाई जिस बंदे के अंदर रीजन होता है, इंटेलिजेंस होता है, बेसिकली वो बंदा यदि किसी को चूज करके और इलेक्ट करके आपकी प्राइम मिनिस्टर की या फिर मान लीजिए सीएम की कुर्सी पर बिठाता है तो हम लोगों को पता चलेगा कि सब उस बंदे ने अपनी रीजनिंग कैपेसिटी का यूज करके उसको चूज किया। अब इंडिया में भी हम लोग देख कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनना है, उससे हमारी कंट्री पर क्या इंपैक्ट होगा, उससे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। बट वो तो कुछ चीजों की वजह से क्या कर देता है, अपने आप को बेच देंगे और जाके उसको वोट दे आएंगे ना। तो ये क्या हुआ अल्टीमेटली? गवर्नमेंट बाय क्राउड। इसमें जिस बंदे के हाथ में पावर होनी चाहिए उस बंदे को पावर नहीं मिलती है डेमोक्रेसी में। और यदि आप इंडिया की हिस्ट्री उठा के देखिएगा तो आपको कई सारे ऐसे पॉलिटिशियन मिल जाएंगे जो कि सर डिजर्व नहीं करते थे उस कुर्सी को, बट फिर भी उस चेयर पर बैठे। ठीक है, तो उन्होंने उतने अच्छे से स्टेट को रूल नहीं किया जितने अच्छे से स्टेट को रूल करना चाहिए था। नेक्स्ट देखिएगा, गिविंग राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन इज नॉट एप्रोप्रिएट। मान लीजिए आप लोग पढ़े लिखे हैं और मैं अनपढ़ हूं, मुझे पता नहीं है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर मी इवन, मुझे अपने लिए भी अच्छा बुरा क्या है ये पता नहीं है, फिर भी मुझे क्या है, राइट टू वोट है। आप में से कई लोग पढ़े लिखे हैं या सभी लोग पढ़े लिखे हैं। अब आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि कौन सा जो पॉलिटिशियन है या कौन सा लीडर है वो यदि प्राइम मिनिस्टर बनता है या सीएम बनता है तो आपके लिए अच्छा है। बट अल्टीमेटली वो जो इलेक्ट होकर आएगा वो तो कहीं ना कहीं मेरे वोट से भी इलेक्ट होकर आएगा। तो मेरी वोटिंग का भी जब उसमें रोल है तो भाई बताइए, मैं उस बंदे की इंटेलिजेंस को चेक नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी लीडरशिप क्वालिटी चेक नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं देख रहा हूं कि इनका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है एज अ
पॉलिटिशियन वो कैसा रहा है, बट फिर भी मेरा वोट तो जो है डेमोक्रेसी में काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट है, ठीक है, या फिर जो पढ़े लिखे और जो बिल्कुल अनपढ़ है, लिटरेट और इलिटरेट में कोई डिफरेंस रह ही नहीं जाता है। दैट इज व्हाई सोक्रेटिस क्या कह रहे हैं, गिविंग अ राइट टू एवरीवन और एवरी सिटीजन इज नॉट एप्रोप्रिएट। भाई सबको तो वोटिंग का राइट नहीं होना चाहिए। जो लोग अपने इंटेलिजेंस का यूज करके किसी अच्छे मेंबर को चूज कर सकते हैं, उन्हीं को आप क्या करें, वोटिंग का राइट दे। या सोक्रेटिस के थॉट है अभी तक रिगार्डिंग डेमोक्रेसी। नाउ आगे देखिए, अब अभी तक तो हम लोगों ने सोक्रेटिस के थॉट देखे, बट थोड़ा सा आगे देखिएगा कि सर सोक्रेटिस के जो थॉट है वो डेमोक्रेसी के इतने अगेंस्ट क्यों है। प्रदीप डेमोक्रेसी कितने अगेंस्ट है, तो सही है या गलत है। अब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाई सोक्रेटिस हेटेड डेमोक्रेसी। सोक्रेटिस डेमोक्रेसी से हेट क्यों करते हैं। डू यू अग्री विद हिम, क्या आप उनसे सहमत हैं। आपको अपना ओपिनियन देना पड़ेगा कि भाई बताइए सोक्रेटिस जो हेट करते हैं डेमोक्रेसी से, क्या वो सही बात है, और हेट करते हैं तो क्यों करते हैं, नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते, या हेट करते हैं तो आप क्या कहेंगे, नहीं करते हैं तो आप क्या कहेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको इन फ्यूचर आ सकते हैं, तो यूपीएससी में बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो फिर हम लोग कहेंगे डेमोक्रेसी के फेवर में बात करेंगे। नाउअडेज द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू द डेमोक्रेसी। भाई पहली बात तो आप देखिएगा कि दुनिया के जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, इंडिया हो गया आपका, यूएसए हो गया, इन सारी ही कंट्रीज में, और वेल डेवलप्ड कंट्रीज है, मॉडर्न कंट्रीज है, इन सारी ही कंट्रीज में आज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो हम लोग कैसे मान सकते हैं कि डेमोक्रेसी सर पूरी तरह ही खराब है। नो डाउट कुछ फ्लॉज होते हैं, वो हर किसी कॉन्सेप्ट में, हर तरह के मतलब आइडिया में होते हैं, बट टोटली इस बिहाफ पे कि सर कुछ कमियां हैं डेमोक्रेसी में, इसको जैसे हम डेमोक्रेसी को ही क्या कर दे, रिजेक्ट कर दे, ये तो नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी इतनी खराब ही होती मान लीजिए तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज आज एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती। भाई कुछ तो अच्छाइयां होगी डेमोक्रेसी में, जिसकी वजह से इतने सारे फॉर्म ऑफ स्टेटमेंटशिप है, इतने सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दुनिया में, स्टेट है, बट फिर भी लोग डेमोक्रेसी को चूज करते। नो डाउट कुछ तो अच्छी बात होगी सर इसमें। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन होता है सर, इसमें जनता के हम लोग वेलफेयर के लिए सोचते हैं सर। आप इसको कंपेयर कीजिए अदर फॉर्म ऑफ स्टेटमेंटशिप से, कम्युनिज्म से कंपेयर कीजिएगा, अब इसी को कंपेयर कीजिएगा सोशलिज्म से, अब इसी को कंपेयर कीजिएगा सर जब डिक्टेटरशिप चलती थी सर दुनिया में। तो उन सारे ही फॉर्म से अल्टीमेटली देखिएगा तो गवर्नमेंटशिप का एक फॉर्म होता है व्हिच इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ये कंपैरेटिवली तो क्या होता है सर, बेस्ट होता है। देख डेमोक्रेसी इज डूइंग वेल कंपैरेटिवली, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग जब अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं और उनसे कंपेयर करते हैं डेमोक्रेसी को, तब हमको पता चलता है कि नहीं गुरु, इन सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो डेमोक्रेसी फिर भी पब्लिक के लिए, सिटीजन के लिए क्या होता है, सही होता है। क्योंकि अल्टीमेटली इसमें जो टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ लीडर होता है वो बॉटम पोजीशन पर भी यदि कोई सिटीजन है तो उसके भी वेलफेयर के लिए सोचेगा। आज हम लोग देखते हैं, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट, भले ही हम लोग उस गोल को अचीव कर पा रहे नहीं कर पा रहे, डिबेटेबल इश्यू हो सकता है, बट गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होती है, उनका एक थॉट होता है कि अल्टीमेटली हम लोगों को इस लाइन में जो लास्ट में खड़ा हुआ बंदा है उसका भी क्या करना है, वेलफेयर करना है, उसका भी अपलिफ्टमेंट करना है। तो ये किसमें पॉसिबल हो पाया, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल हो पाया ना। विदाउट डेमोक्रेसी पीपल वर ह्यूमिलिएटेड बाय रूलिंग क्लास। भाई यदि आप हिस्ट्री में जाइएगा तो हम लोग पता चलता है कि बहुत सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटशिप थे सर, या बहुत सारे फॉर्म ऑफ स्टेट थे सर, जहां पर अल्टीमेटली जो डाउन ट्रोडन्स होते थे, ठीक है, जो लो कैटेगरी के लोग होते थे, या फिर कैटेगरी कहना गलत है यहाँ पे, जो ऐसे सिटीजन्स होते थे सर जिनका पार्टिसिपेशन नहीं है गवर्नमेंटशिप में, उनके साथ में क्या होता था सर, उनके साथ में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनके साथ में वो अपने आप को फील करते थे कि दैट वी आर ह्यूमिलिएटेड, हमारे साथ में इस गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी अच्छा नहीं किया जा रहा है। दैट इज वाई सोक्रेटिस क्या कहते हैं कि विदाउट, सॉरी हम लोग क्या कहें कि विदाउट डेमोक्रेसी पीपल वर ह्यूमिलिएटेड बाय रूलिंग क्लास। जब इंडिया में राजा महाराजा रहते थे तो वो आप और हमारे जैसे जो लोग थे उनकी कितनी ही रेस्पेक्ट कर पाते थे, उनको कितने ही संसाधन मिल पाते थे, नहीं मिल पाते। सो ऑब्वियस सी बात है यदि इन सारे ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर किया जाए डेमोक्रेसी को, तो डेमोक्रेसी अपने आप में बेस्ट फॉर्म निकल के आता है स्टेटमेंटशिप का, जिसके थ्रू एक स्टेट को रूल किया जा सकता है। ना देखिए आप यहाँ पर सोक्रेटिस के फेवर में एक और बात कह सकते हैं। वो क्या बात कह सकते हैं, तो मैंने आपको
क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि सोक्रेटिस से रिलेटेड कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है। जो कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो हम लोगों को ऐसे पता चला कि सोक्रेटिस हेटेड डेमोक्रेसी। अब देखिए कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का इनिशियल फॉर्म रूल कर रहा था एथेंस में। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में देखा था कि एथेनियन गवर्नमेंट के थ्रू क्या हुआ था सर, सोक्रेटिस को डेथ पनिशमेंट मिली थी, सोक्रेटिस को पॉइजन पीने के लिए कहा गया था। सो ऑब्वियस सी बात है इस सारे ही इंसिडेंट को देखा था प्लेटो ने। तो ऑब्वियसली ये जो थॉट है जिसको सोक्रेटिस थोप देता है, सॉरी जिसको प्लेटो थोप देता है किसके ऊपर, सोक्रेटिस के ऊपर, ये थॉट में भी किसके हो सकते हैं, प्लेटो के हो सकते हैं। उसका प्रेजुडाइज हो सकता है कि जो डेमोक्रेसी होती है वो कहीं ना कहीं गलत होती है, क्योंकि इसी डेमोक्रेसी की वजह से उसके जो टीचर थे सोक्रेटिस, उनकी क्या हो गई थी, उनका मर्डर किया गया था सर, उनकी हत्या कर दी गई थी सर। दैट इज वाई प्लेटो क्या करते हैं, प्लेटो हेट करते हैं डेमोक्रेसी से, बट उन्होंने किसके नाम से कॉन्सेप्ट अपना रख दिया है, सोक्रेटिस के नाम से। तो ये बात भी आप सोक्रेटिस के फेवर में लिख सकते हैं कि सोक्रेटिस नेवर हेटेड डेमोक्रेसी। सोक्रेटिस डेमोक्रेसी से हेट नहीं करते, हाँ, बट वो डेमोक्रेसी में जो फ्लॉज है उनको डिस्कस जरूर करते हैं, उनकी बात जरूर करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है जो भी एक लिटरेट सोसाइटी होती है उसमें हमारे अंदर या हमारी गवर्नमेंट के अंदर यदि कोई फ्लॉज है तो आप एक पॉजिटिव वे में उसका क्रिटिसिज्म कर सकते हो। सोक्रेटिस ने भी वही काम किया, बट अल्टीमेटली हम लोग क्या बताएंगे कि सर डेमोक्रेसी में कुछ कमियां हो सकती है पर डेमोक्रेसी पूरी तरह से गलत तो नहीं है। तो हम लोग अल्टीमेटली सपोर्ट करना है डेमोक्रेटिक कंट्री को, डेमोक्रेसी को। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट व्हिच मे बी आवर लास्ट कॉन्सेप्ट। तो हम लोग का लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोक्रेटिस इन एथिक्स एंड मोरालिटी। देखिए हम लोग जानते हैं कि सर सोक्रेटिस जो थे फादर ऑफ इंक्वायरी और एथिक्स कहा जाता है। अब तो सोक्रेटिस ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है अपना एथिक्स और मोरालिटी के फील्ड में, ध्यान रखना है आपको कि एथिक्स और मोरालिटी के फील्ड में सोक्रेटिस के क्या क्या योगदान रहे, कंट्रीब्यूशन रहा। तो देखिए दैट स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी हम लोग, नो द सेल्फ। अब देखिए इस क्वेश्चन को लिखने के लिए जितने भी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में सोक्रेटिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं उन सारे ही कॉन्सेप्ट को आप वन बाय वन मेंशन कर सकते हैं। तो देखिए नो द सेल्फ, मैंने आपको पहले ही बताया द रियल नॉलेज इज विद इन अस, जो ज्ञान होता है वो हमारे अंदर होता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अपने आप को जान लीजिए आप ब्रह्मांड को जान लेंगे, ठीक है। तो ट्रू नॉलेज इज विद इन अस एंड वी हैव टू ड्रॉन इट आउट फॉर अ गुड लाइफ। देखिए अल्टीमेट ह्यूमन का जो पर्पस है वो अल्टीमेट पर्पस क्या है सर, टू लिव अ गुड लाइफ। उस गुड लाइफ को जीने के लिए क्या करना है आपको, नो द सेल्फ, अपने आप को जानना है। तो सोक्रेटिस का एक बहुत ही प्यारा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एथिक्स एंड मोरालिटी व्हिच इज नो द सेल्फ, स्वयं को जानो। जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया उस दिन आपने दुनिया जीत लिया, दुनिया जान ली अपने। नाउ इन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि अल्टीमेटली वी शुड यूज आवर रीजन टू सीक नॉलेज फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ। आपको एग्जामिनेशन तो करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस तो पूछने पड़ेंगे, तभी जाकर आपकी जो लाइफ होगी वो क्या हो सकती है, बेटर हो सकती है। तो फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ वी हैव टू आस्क क्वेश्चन, विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस और विदाउट डायलॉग one cannot live his life in best possible manner or one cannot live his life in a good way। अच्छे जीवन जीना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, एग्जामिन करना पड़ेगा आपको अपनी लाइफ को। कमिंग टू द नेक्स्ट, इट इज बेटर टू सफर एन इनजस्टिस देन टू कमिट वन। सोक्रेटिस का बहुत अच्छा कोट है अगेन कि आप ये क्या करें, एक इनजस्टिस से अन्याय सफर कर लीजिए बट कभी भी किसी के साथ में अन्याय मत कीजिए। क्यों कहा सोक्रेटिस ऐसा, सोक्रेटिस सेड कमिटिंग एन इनजस्टिस करप्ट्स वन सोल। यदि आप कोई बुरा काम करते हैं, कोई गलत काम करते हैं तो ये काम सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी नहीं कर रही है, ये काम आपकी सोल कर रही है। ये काम करने की वजह से आपकी जो सोल है वो भी क्या हो जाती है, आपकी आत्मा ही करप्ट हो जाती है, आपकी आत्मा ही भ्रष्ट हो जाती है। एंड देयरफॉर कमिटिंग इनजस्टिस इज द वर्स्ट थिंग अ पर्सन कैन डू टू हिमसेल्फ। अब आप यदि सोचते हैं कि मैं जो गलत काम कर रहा हूं या मैं जो गलत चीजें कर रहा हूं इससे मेरा क्या ही जाना है या मुझे क्या ही होना है। सो रिमेंबर सोक्रेटिस क्या करे, द वर्स्ट थिंग अ पर्सन कैन डू टू हिमसेल्फ कमिटिंग एन इनजस्टिस। यदि आप इनजस्टिस करते हैं, ठीक है, तो आप किसी और के साथ नहीं,
अपने ही साथ क्या कर रहे हैं सर, गलत कर रहे हैं। इट इज द वर्स्ट थिंग वन कैन डू टू हिमसेल्फ। सबसे बुरी बात है जो आप अपने आप के लिए कर सकते हो क्या है, आप इनजस्टिस कमिट कर लीजिएगा। तो सोक्रेटिस का देखिएगा आप लोगों ने इन तीनों ही सेंटेंसेस के थ्रू देखा होगा सर कितना प्यारा कंट्रीब्यूशन है सोक्रेटिस का टुवर्ड्स एथिक्स, टुवर्ड्स मोरालिटी। कैसे लोगों को सिखाते हैं कि कैसे आपका जीवन जीने का तरीका होना चाहिए, कैसे आप अपने आप को जानकर एक मोरल लाइफ जी सकते हैं। दैट इज व्हाई ही सेज नो थायसेल्फ, अपने आप को जानो। एन एग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, अपनी लाइफ को एग्जामिन करते रहो। तो आप जो फॉल्स एक्टिविटीज होती है, जो फैलेसीज आप करते हैं अपनी लाइफ में, उनसे बच सकते हो ना। आपको इनजस्टिस करने से अच्छा उस इनजस्टिस को सह लेना, क्योंकि बॉडी करप्ट हो गई, आपका एक्शन करप्ट हो गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही आप इनजस्टिस कमिट करते हो, इससे होता क्या है, इससे आपकी सोल करप्ट हो जाती है, आपकी आत्मा ही करप्ट होगी, तो आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं ना। आगे देखते हैं और कुछ कंट्रीब्यूशन। तो देखिए नेक्स्ट डायलेक्टिक मेथड ऑफ सोक्रेटिस। सर डायलेक्टिक मेथड से बड़ा तो कोई कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता है। कैसे सोक्रेटिस अपने अंदर के नॉलेज को बाहर निकालने के लिए डायलेक्टिक मेथड यूज कर रहे हैं, कैसे इन आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू सोक्रेटिस जो है अपने अंदर छिपे हुए नॉलेज को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने डायलेक्टिक मेथड को भी इन डिटेल देखा हुआ है प्रीवियस क्लास में। राइचियसनेस, ठीक है, सोक्रेटिस बिलीव दैट पीपल शुड स्ट्राइव फॉर goodness rather than material interest such as wealth। भाई धन कमाओगे साथ में लेकर नहीं जाओगे, कितना ही पैसा कमा लिया आपने, कितनी ही आपका कार है, बंगलो है सर, प्रॉपर्टी है बहुत सारी, बट एक राइचियस लाइफ जीने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको राइचियस लाइफ जीने के लिए आपको गुडनेस पर फोकस करना पड़ेगा, आपको एक मोरल लाइफ के ऊपर फिलोसफी ये इंसिस्ट करना पड़ेगा, एम्फेसिस करना पड़ेगा। यदि आप मोरल लाइफ जीते हैं तो वो ज्यादा जरूरी है रादर देन वेल्थ। आपका धन जो होगा कितना भी कमाओगे यही छोड़कर जाओगे। हमारे यहाँ कहा भी जाता है क्या लाया था क्या लेकर जाएगा। तो यदि आप अपना जीवन अच्छी तरीके से नहीं जी सकते, एक मोरल लाइफ नहीं जी सकते, तो इस वेल्थ का कोई मतलब नहीं है। या फिर वेल्दी लाइफ होने से अच्छा क्या हो, आपकी लाइफ सर मोरल हो, आपकी लाइफ में मोरालिटी हो, आपके एथिकल प्रिंसिपल्स को आप कभी वायलेट ना करो। नेक्स्ट नॉलेज इज वर्च्यू, अगेन से डिटेल में देखा है, यूनिटी ऑफ नॉलेज। तो ये क्या अल्टीमेटली दीज आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोक्रेटिस टुवर्ड्स एथिक्स एंड मोरालिटी। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि सर सोक्रेटिस अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहे हैं। सो आज की क्लास को हम लोग यही एंड करते हैं। इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, उस सोक्रेटिस से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आता है 5 मार्कर, 20 मार्कर और 2 मार्कर, तो इस क्लास को यदि आप 2-3 बार ध्यान से देखिएगा तो आई थिंक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आंसर नहीं कर पाओगे। सो प्लीज क्लास को अच्छे से देखिएगा। एंड इस क्लास की पीडीएफ फाइल के लिए सिविल पांडा के यूट्यूब चैनल का आपको सिविल पांडा के टेलीग्राम चैनल को आपको विजिट करना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी अवेलेबल हो जाएगी। और इससे पहले की क्लासेस जो हम लोगों की हो चुकी है उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपको प्रीवियस क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। तो एक सीक्वेंस में 1, 2, 3rd लेक्चर है हमारा, इन तीनों ही लेक्चर को कंप्लीट कीजिएगा, तब जाकर आपको सोक्रेटिस एज अ होल समझ में आएंगे, सोक्रेटिस के एक्चुअल में आइडियोलॉजी क्या थी, सोक्रेटिस की फिलोसॉफी क्या थी। वो आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।